गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में हमने नेपाल की स्टोरी पढ़ी थी कि नेपाल में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लंबे समय तक राजाओं के शासन के बाद जब वहाँ चुनी हुई गवर्नमेंट, लोगों द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तो 2008 में वहाँ 2006 में वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है नेपाल ने 2015 में। ये कुछ नए नए प्रावधान किए हैं। देखो, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है बहुत सी पार्टियाँ। कुछ पार्टियों के तो नाम आप भी जानते होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी। इसी तरह नेपाल में भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं और वो पार्टियां चाहती हैं कि कोई ना कोई पार्टी किसी न किसी वर्ग से संबंधित होती है, किसी जात, धर्म से, भाषा से। तो इस तरह से ये पार्टियां चाह रही थी कि नेपाल के संविधान में कुछ बदलाव किया जाए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि नेपाल के जो शासक थे नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू है ना नेपाल में, लेकिन लोगों ने विरोध किया इसका। अब नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, किसी धर्म के नाम पर नहीं है, बल्कि एक सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर देश है, कंट्री है। और सेकुलर का शब्द आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे। ऐसा देश जिसमें कोई भी सरकारी धर्म नहीं होता, जिसका संविधान धर्म के नियमों पर आधारित नहीं होता, बल्कि समाज के कल्याण के लिए और सब वर्गों के कल्याण के लिए होता है, न कि किसी विशेष धर्म के लिए। ऐसे राज्य को, ऐसे देश को सेकुलर देश कहते हैं, जहाँ सरकारी कोई धर्म नहीं होता। तो एज इन द गेम ऑफ द फुटबॉल इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूट रूल्स, जैसे आपके रूल बदलते रहते थे, जैसे क्रिकेट में पहले रूल कुछ और थे, नए नए रूल आते रहते हैं, इसी तरह से संविधान में भी परिवर्तन होता है। हमारा देश का संविधान कब बना बताओ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। बना तो 26 नवंबर 1949 को था। दोनों डेट याद रखना, 1949। अच्छा भाई, कितने साल बीत गए? 70 साल हो गए हैं लगभग, हमारा संविधान लागू हो गया। क्या 70 साल में कुछ नहीं बदला? बहुत कुछ बदल गया। 70 साल में नई नई परिस्थितियाँ आ गई, नया टाइम बदल गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, समाज के जीने के तरीके भिन्न भिन्न हो गई, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। तो हमारे देश के संविधान में हर रोज परिवर्तन, हर रोज तो नहीं लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन का मतलब बदलाव। और समय के अनुसार हमने अब तक 104 संविधान में संशोधन किए हैं। 104 बार, 70 सालों में 104 बार संविधान बदल दिया है हमने, कुछ जोड़ा है, कुछ घटाया है। जैसे लेकिन अमेरिका में तो 1789 में संविधान बना था भाई, 1787 में, और 2020 तक अभी तक 27 संविधान संशोधन हुए। मतलब संविधान बदला नहीं है वहाँ का ज़्यादा। हमारे यहाँ तो 70 साल में ही हमने 104 बार बदल लिया। तो ये किसी देश की परिस्थितियाँ और संविधान पर निर्भर करती है। तो इसीलिए नेपाल ने भी क्या किया, नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की, नेपाल में राजा राज करते थे, तो उससे क्या हो गया, राजाओं से तो शासन छीन लिया और क्या बन गई, मोनार्की आ गई। मोनार्की तो राजतंत्र होता है। मोनार्की में ना जब राजाओं का शासन होता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं। अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार आ गई। फिर क्या हुआ, तो नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू यूज
असर्स इन ए न्यू सोसाइटी। इसलिए जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोचा कि समय के अनुसार और नए समाज की स्थितियों के अनुसार इसे बदला जाए, और दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। ये याद जरूर कर लेना डेट। द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उद्देश्य पढ़ रहे हैं हम, पर्पज। एक तो समय की मांग के अनुसार इसे बदला जा सकता है, समाज की ज़रूरतों के हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये समाज के लिए है, आप लोगों के लिए है, नागरिक जो वहाँ रहते हैं उनके लिए है। सेकंड पर्पज क्या है? टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो हम आप सरकार बना रहे हैं, मिलकर सरकार बना रहे हैं, उसका बनाने का उद्देश्य क्या है। ये ना समझे कि सरकार हम राज करने के लिए यहाँ बैठे हैं, नहीं भाई, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्याण करने के लिए बैठे हैं अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले जो संविधान था उसमें ये कहा था कि राजा राज करेगा अपनी मिनिस्टरों के साथ, लेकिन अब राजा है ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है भाई संविधान में। इसका मतलब संविधान से राज खत्म, राजाओं का राज खत्म हो गया। और वहाँ की गवर्नमेंट कैसी होगी? द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न्स डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी, और ऐसे रूल बनाती है जिसके माध्यम से सोसाइटी को गाइडलाइन किया जा सके कि उसे चलना कैसे। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया ना, डेमो मैंने होता है लोग और क्रेशी मैंने होता है शासन, लोगों का शासन, ठीक है। लोग तो चाहे भले ही शासन नहीं करते, लेकिन जो लोगों के प्रतिनिधि हैं वो तो शासन करते हैं ना। लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सारे लोग तो शामिल नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने बिहाफ पे लीडर्स को भेज देते हैं कि हमारे निर्णय लेंगे। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and constitution. जैसे आपकी क्लास में कोई मॉनिटर बनता है, हैं, तो क्या है, अगर एक एग्रेसिव सा बच्चा बना दिया तो वो ऐसा हेड बनेगा कि सबको टीज करेगा, टॉर्चर करेगा, होता है ना ऐसा। तो कईयों को ये घमंड हो जाता है कि सरकार तो बन गई, अब मेरी ही चलेगी, टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे सरकार कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, हम आपको सुरक्षा देंगे। और एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जो अत्याचार करने वाला है, मिसयूज करने वाला अथॉरिटी का, उसे जेल में जाना पड़ता है, अगर आपके देश का संविधान जो है पावरफुल है। हमारे देश की जो लीडर थी इंदिरा गांधी, बहुत पावरफुल लेडी थी और बहुत सीटों से जीतकर लोकसभा में प्रधानमंत्री बनी थी। एक दिन तो उसे भी जेल में रहना पड़ गया था, ठीक है। किरण बेदी का नाम सुना हो आपने, भारत की पहली IPS महिला ऑफिसर थी। उसकी गाड़ियों को क्रेन से उठवा दिया गया था बाजार में, रूल तोड़े थे उसने। तो अगर आप पावर का यूज करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करो। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कभी इजाज़त नहीं देगा कि वो करते रहो जो आपके मन मर्जी है। आप मिसयूज़ नहीं कर सकते अथॉरिटी का। मिसयूज़ कैसे? जैसे एक पुलिस वाला है, ठीक है, उसका काम है, पुलिस उसने उसको बंदूक दे रखी, उसका काम है शांति और व्यवस्था बनाए रखना, कल्प्रिट्स को पकड़ना। लेकिन अगर यही पुलिस वाला किसी दुकानदार से ज़बरदस्ती फल ले जाता है या किसी को FRI वैसे ही काट देता है, वैसे ही जेल में डाल देता है, अक्सर फिल्मों में ऐसा देखते हो आप, तो इसको भी सस्पेंड किया जा सकता है, नौकरी छीनी जा सकती है, जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर सकता। अब ये क्लास का चित्र है, आप बच्चों की क्लास में भी ऐसा होता है कि कोई मॉनिटर बना दिया जाता है, वैसे ही बुली सा लड़का, बुली सा मैंने मतलब जो सबसे लड़ता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, होते हैं ना ऐसे क्लास में।
तो जब मैम उसको बोल के जाती है जाओ कंट्रोल करो, तो वो खुद ही टीज करता रहता है दूसरे बच्चों को, और मैम जो है ये नहीं देखती कि ये बच्चा टीज कर रहा है, वो भी उसी लड़के को डांटती है जिस लड़के को मॉनिटर टीज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है सुरेश की। वो क्लास का मॉनिटर है, और जैसे ही उसकी मैम जो है वो बाहर जाती है, मिसिज रॉय, तो वो सुरेश को छोड़ जाती है कि आप क्लास की देखभाल करना। वो अनिल एक लड़का है, उसको कहता है कि मैं आपको की रिपोर्ट मिसिज राव को दूंगा। तो वो पूछता है कि मैंने किया क्या है, और तब वो रिपोर्ट देता है, तो मैम उल्टा उसको डांटती है और कहती है कि 100 बार आप ऐसा बोलो कि मैं क्लास के रूल नहीं तोड़ूंगा। और उसने लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैम मान नहीं रही। तो इस वजह से मतलब अथॉरिटी है इसके पास, मॉनिटर बना दिया ये, लेकिन ये टीज कर रहा है लोगों को। तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, सारी क्लास मिलकर उसका विरोध कर सकती है। हम तब जब तक चुप रहते ना लोग, तब तक ही करते हैं टीज। जब हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो हमें कोई टीज नहीं कर सकता। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, जो लोकतांत्रिक समाज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज अथॉरिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, अगर जो लीडर हैं वो मिसयूज भी करते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आ गए इनका जिक्र। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो भी आगे पढ़ोगे आप। अगर उनको कोई वायलेट करता है, मान लो स्वतंत्रता है आपको बोलने की, अगर कोई आपको बोलने नहीं दे रहा और आपको गिरफ्तार कर लेता है बोलने से, तो संविधान आपकी रक्षा करेगा। कोर्ट आपको जो गिरफ्तार करने वाला उससे सवाल करेगा, अगर वो गिरफ्तार करने वाला गलत मिल गया तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स को रक्षा दी गई है, सुरक्षा दी गई है। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन द फ्रॉम 7th क्लास में एक वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का उदाहरण दिया था। उसकी एक किताब थी झूठन। उसमें क्या था, सारे वो एक दलित लड़का था, SC कास्ट का था, और सारे जब बच्चे पढ़ रहे होते तो उसको एक बालकनी में बिना कारपेट के बिठा दिया जाता। और एक दिन हेडमास्टर ने उसको क्या कहा था कि जाओ सारा मैदान साफ करो। बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे वहीं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो बाहर स्वीपिंग कर रहे थे। उसके ऐसा कई दिन तक चलता रहा, बच्चे और टीचर जो है उसे टीज करते रहे। लेकिन जैसे ही उसके पिता ने पता चला, उसके पिता ने वो स्कूल छुड़वाया और कहा कि अगर ये एक आ जाएगा तो बहुत सारे आएंगे और ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, और ये बच्चा अब स्वीपिंग करने के लिए नहीं आएगा बल्कि यहाँ पढ़ने के लिए आएगा। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन था उसका। उसको बराबरी का हक है, राइट टू इक्वालिटी है। ये इक्वालिटी भी आप पिछले बुक में पढ़ चुके हो, जो 7th की बुक है उसमें वो इक्वालिटी देती है कि सब समान हैं, ऑल आर इक्वल। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, सब समान हैं। उसके आधार पर आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और ये जुर्म है, और जो इसका उल्लंघन करता है उसको सज़ा मिलती है। उसके बाद है, अब ये क्लास का चित्र है। जैसे आपका फ्री पीरियड होता है तो आपकी क्लास में अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं तो आपको डिसाइड करना होता कि कौन सा गेम खेलें। इस क्लास में लड़के बहुत ज़्यादा हैं तो वो लड़कियों को कि कभी नहीं मानते और वही करते हैं जो वो खेलना चाहते हैं। लड़कियां कुछ और गेम खेलना चाहती हैं, लेकिन लड़के जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़की बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। तो ज़बरदस्ती उन पे फैसला थोपा जाता है। क्यों थोपा जाता है? क्योंकि लड़के संख्या में ज़्यादा हैं और लड़कियां कम हैं।
ये भी होता होगा आपकी क्लास में, बहुत सारे बच्चे, बहुत लड़कियां कम होंगी या लड़के ज़्यादा होंगी, तो अक्सर इस तरह के भेदभाव होते हैं। ये किस तरह का भेदभाव है? एक तो ये जेंडर का भेदभाव है, लिंग भेदभाव, कि लड़कियों की नहीं चलने दे रही, लड़के अपनी चलाते हैं। दूसरी तरफ ये भेद है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। मेजॉरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो, और माइनॉरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो, अल्पसंख्या। ये लिख लेना मीनिंग, बिना कॉपी पेन मत देखा करो, लिखा करो सारी चीज़ें जो मैं लिखती हूँ। देखो ये बहुमत है और ये लड़कियां कम है, क्या ये बहुमत वाले हमेशा इनको दबाते रहेंगे? ये तो गलत बात हो जाएगी ना। इसी तरह एक देश में, जैसे हमारे देश में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो क्या हिंदी बोलने वाले दूसरों को दबा दें? इसी तरह मान लो किसी गांव में कोई एक कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वो दूसरी कास्ट वालों को दबा दें या उनके चलने ना दें? हमारे देश में 80% हिंदू है, तो क्या दूसरे धर्मों को रहने का कोई अधिकार नहीं? तो इस तरह के जो भेदभाव होते हैं वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के भेदभाव होते हैं, जो आपके एग्जाम्पल के द्वारा दिखाए गए। इसमें देखो लड़कियां कह रही हैं कि तुम ऐसा ही हर रोज़ ऐसा ही करते हो क्योंकि आपकी क्लास में जनसंख्या ज़्यादा है और इस वजह से हमारा कोई गेम आप खेलने नहीं देते। उसके बाद है, इस तरह की जो सिचुएशन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं है। आप आगे 10th में जाकर पढ़ोगे, इसी तरह का जो बहुमत है वो श्रीलंका में था बुद्धिस्ट का। वहाँ बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा थे और कम संख्या में लोग थे तमिल, यहीं से गए थे भारत से। आपको पता है ना श्रीलंका कहाँ है? देखा करो मैप को, ये भारत है और यहाँ श्रीलंका है। तो यहाँ हमारा तमिलनाडु है ना, तो साथ में लगते यहाँ भी कुछ तमिल थे। वहाँ बुद्धिस्टों ने सारी सरकारी नौकरियाँ, सारी पोस्ट, सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और तमिलों को कुछ भी नहीं दिया। तो इस वजह से वहाँ लंबे समय तक युद्ध की स्थिति बनी रही। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अक्योर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इस तरह की सिचुएशन एक लोकतांत्रिक देश में होता है जहां मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपने डिसीजन को माइनॉरिटी पर थोपते रहते हैं। जैसे मान लो गांव की पंचायत है, कोई फैसला करती है कि ये पाइप जो है पानी का ये इस तरफ से गुजरेगा। मान लो ये जो पाइप है पानी का मेजॉरिटी के घरों में जा रहा है, तो जो माइनॉरिटी वाले हैं वो इधर रहते हैं। उनकी अगर पंचायत भी होगी, फैसला भी लिया जाएगा, तो इनकी संख्या ज़्यादा है तो इनके दबाव में लिया जाएगा। चाहे शायद ज़रूरत इनको ज़्यादा हो, इनके घरों में पानी ना जाता हो, तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं। बहुमत का पक्ष माना जाता है, इसे पोल साइंस की भाषा में बहुमत कहा जाता है। माइनॉरिटी जो लोग हैं उनको दबाते रहते हैं एंड गो अगेंस्ट दिस इंटरेस्ट, और उनके हितों को हानि पहुंचाते हैं। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट, जैसे कि ऊपर की स्टोरी में लड़कियों के लिए दिखाया गया है कि लड़के हमेशा उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, अपने फैसले उन पर थोप देते हैं। जब वो क्रिकेट खेलना नहीं चाहती थी, लड़कों का फैसला उन पर थोपा गया और इससे कोई खुश नहीं होता। एक बार सोच के देखो, उन लड़कियों की जगह आप होते तो आपको कितना दुख होता। एवरी सोसाइटी इज प्रोन दिस टायरनी ऑफ मेजोरिटी। हर एक सोसाइटी में इस तरह की जो है टायरनी होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअल कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक कारण ये भी है, देखो सारी ये कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, मेजॉरिटी के डिसीजन माइनॉरिटी पर ना लादे जाएं, इसके लिए संविधान जरूरी है। और क्या क्या बताया पीछे, और बताया है कि कोई गलत सत्ता का प्रयोग ना करे। अगर लोगों ने किसी को इलेक्शन देकर जितवाया है तो वो अपनी अथॉरिटी का गलत प्रयोग ना करे। फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे जो लोगों को दिए गए हैं भारत के संविधान के अनुसार। तो इस तरह के जो टायरनी है, इस तरह का जो डोमिनेशन है, दूसरे
एक मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी पर थोपा जाता है और माइनॉरिटी डर के मारे नहीं बोलती। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। एक कम्युनिटी क्या करती है, दूसरी कम्युनिटी को पर डोमिनेट करती है। डोमिनेट का मतलब चौधर जमाती है भाई, आम सी भाषा में यही है। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं इसे, अंतर कम्युनिटी डोमिनेशन। लेकिन एक ही कम्युनिटी के अंदर उसी कम्युनिटी के लोग दूसरे लोगों पर डोमिनेशन स्थापित करते हैं, उसे इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे है ये बात, कैसे है। मान लो एक गांव है, ठीक है, उस गांव में राजपूत ज़्यादा हैं, ओके, उस गांव में राजपूत ज़्यादा हैं और उसमें मतलब एक जो है, वैसे ही मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, एक जाति कोई और है, गुज्जर मान लेते हैं, गुज्जर है, ओके, जस्ट एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा है नहीं, कल्पना है। मान लो इनके उस गांव में 500 घर हैं और इनके विचारों के 50 हैं, तो मुझे ये बताओ मेजोरिटी में कौन है, बहुमत में ये है, माइनॉरिटी में गुज्जर है। तो जो भी फैसले होते हैं उन फैसले लेने का अधिकार सिर्फ इनके पास आ जाता है, डोमिनेट करते हैं ये हर मामले में। और अगर ये बेचारे सहमत भी ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें चुपचाप इनका कहा मानना पड़ता है, क्योंकि उनको डर होता है या ये लगता है कि अगर वोटिंग भी होगी तो आप हार जाओगे, ओके। इसे कहते हैं इंटर कम्युनिटी। ये कम्युनिटी अलग है, ये राजपूत कम्युनिटी है, ये गुज्जर कम्युनिटी है। इस तरह के भेदभाव को हम क्या कहते हैं, इस तरह के जो डोमिनेशन है उसको हम कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। चलो हम गुज्जरों को मिटा देते हैं, कौन सी कम्युनिटी रहेगी, एक कम्युनिटी रहेगी, ओके। और इस कम्युनिटी में राजपूतों में एक घर जो दो कम्युनिटीज़ हैं, एक कम्युनिटीज़ में क्या है, राणाज है, जिसके 500 में से 350 घर हैं, और दूसरी कोई वैसे ही हम लगा लेते हैं, जो दूसरी कम्युनिटी है वो सांगा हैं, सांगाज हैं, ठीक है, उनके घर सिर्फ 150 हैं। लेकिन अब चलेगी किसकी, राणाज की, क्योंकि ये भी तो 350 है। तो इसका जो इस तरह का डोमिनेशन होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। बात आ गई समझ में? बिल्कुल मैंने आसान शब्दों में आपको बताया है। जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे रूल करती है, डोमिनेट करती है, अपने फैसले थोपती है, उसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। और जब एक ही कम्युनिटी में दो भिन्न भिन्न परिवारों के या वंशों के लोग हैं तो उसमें भी एक वंश के लोग दूसरे वंशों पर डोमिनेट करते हैं, उसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हम आगे, ठीक है। और इस तरह से अब ये क्या है, अब मान लो कुछ काम है हम करना नहीं चाहते, मतलब आदमी में भी यही होता है ना कि वो करना नहीं चाहता लेकिन उससे करवाया जाता है। अब कोविड-19 की बीमारी चल रही है, कोई नहीं चाहता कि मैं घर में बंद रहूं, सब घूमने जाते हैं, होटल में खाना खाना चाहते हैं, अच्छे स्थानों पर घूमना चाहते हैं, मूवी देख के आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ज़बरदस्ती मतलब घर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता नहीं है अपने अच्छे भले बुरे का, तो सरकार बताती है कि बाहर जाना कितना खतरनाक है। ठीक है, शुरू में तो लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इस तरह हमारा संविधान हमें अपनी सही बात भी बताता है। कई बार हमें पता नहीं होता कि सही बात क्या है, और हर व्यक्ति में अच्छे या बुरे गुण दोनों होते हैं। जैसे एक अपराधी अपराध करता है, उसकी इच्छा है, लेकिन समाज ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे ये बताता है कि ये समाज के लिए और तुम्हारे लिए कितना गलत है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें करता है। जैसे दिस में साउंड स्ट्रेंज फुल, ये रहा, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम
अवर सेल्फ, यह हमें अपने आप से ही बचाता है। ठीक है, जैसे शराब बंद की तो बेचारे अब कोविड-19 में शराबी पागल होने को हो गए। वो किस तरह वो अपने दुश्मन ही थे। अगर इन्फेक्टेड, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड अगर वो शराब पीते हैं तो क्या वो भी बीमार हो जाते। तो हमें अपने आप से भी खतरे होते हैं कई, हमें अपने आप भी अपने शौक में हम भी पूरा कर लेते हैं। दिस में sound strange, but what is meant by that it is we might at time feel strongly about an issue that might go against our larger interest and constitution help us guide against। और ये हमें अजीब सा चीज़ें हमें इमेजिन करने के लिए कहती हैं ये बातें कि अपने आप से बचाती हैं, लेकिन बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आपके गलत काम से बहुत लोग गलत हो सकते हैं, बहुत लोगों के साथ गलत हो सकता है। बहुत लोग गलत नहीं होते, बहुत लोगों के साथ गलत हो सकता है, तो ये आपके साथ रोका जाता है। जैसे चीटिंग, हम चीटिंग करना चाहते हैं, हम पता ही नहीं होता, लेकिन सरकार रोकती है। क्यों? क्योंकि इससे किसी भी सभ्य समाज का विकास नहीं हो सकता। इसी तरह ये लड़की है, एग्ज़ाम है इसका, लेकिन इसके मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, ये देखना चाहती है, लेकिन मम्मी पापा दोनों कहते हैं जाओ पढ़ो, तुम नहीं बैठ सकती। इस लड़की को अच्छा नहीं लग रहा और इसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी ये जब एग्ज़ाम में बैठी तो इसका पता चल गया कि हाँ, मेरे पापा ने बिल्कुल सही किया, अगर मैं ना बैठती आज मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बाकी का कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।